आई एम राजकुमार शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे, बायर की इंक्वायरी आने से लेकर बायर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक बीच में पूरा क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से आपकी पेमेंट सिक्योर होगी, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ ही आपको किस तरह से इंटरनेशनल बायर मिलेंगे और किस तरह से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस को सपोर्ट करती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर मैं इस एक वीडियो में ही आपको एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब आप डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो यहाँ आपके पास लिमिटेड मार्केट होता है क्योंकि आप एक ही कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका मार्केट साइज कई गुना बड़ा हो जाता है, इसलिए आपकी सेल्स भी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें सरकार आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें सरकार आपको पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो देश की जीडीपी नीचे जाती है क्योंकि देश का पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो जीडीपी ऊपर जाती है क्योंकि बाहर का पैसा देश में आ रहा है। सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देती है जिनका प्रोडक्शन हमारे देश में भी हो रहा है, ताकि हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो आप हर तरह के प्रोडक्ट को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सरकार ना सिर्फ आपको सपोर्ट करती है बल्कि आपको कई तरह के बेनिफिट भी देती है। ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि छोटे बिजनेस, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एमएसएमई में आते हैं और आप एक्सपोर्ट के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो सरकार आपको इंटरेस्ट पर 5% की सब्सिडी देती है। और इसके साथ ही अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं या आप एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ जो खर्चा आएगा उसमें भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आप किस तरह का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसके बेसिस पर गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट देती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किस तरह से पूरा सेटअप करना है और कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने हैं। सबसे पहले आपके पास एक कंपनी या फर्म होनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इनमें से कोई एक लीगल एंटिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको IEC कोड लेना है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। इसके लिए आप DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। 250-300 की फीस होती है, 3 दिन में आपको IEC कोड मिल जाता है। जब तक आपकी कंपनी या फर्म रहेगी तब तक ये कोड वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको RCMC लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग एसोसिएशन है जो कि RCMC इशू करते हैं। आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड एसोसिएशन से आपको RCMC मिलेगा। इसके साथ ही आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ISO सर्टिफिकेट लेना होगा। आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट लाइसेंस आने के बाद अब आप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अब आपको जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है आपको उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है ताकि आपको इंटरनेशनल बायर मिल सके। इसके लिए आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जीबिशन में स्टॉल लगा सकते हैं जहां आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सोशल मीडिया पर भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो कि B2B बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ही बने हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट, इंडियन एक्सपोर्टर और MSME की भी अपनी एक अलग वेबसाइट है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आसानी से इंटरनेशनल बायर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इंडिया मार्ट पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया है और किसी इंटरनेशनल बायर ने आपका प्रोडक्ट देखा और उसने इंक्वायरी भेजी। अब इंक्वायरी आने के बाद आपको पहले उससे कॉल पर बात करनी है और उसे अपने कोटेशन मेल करने हैं जिसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन से प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, ये सब डिटेल में लिखा होगा। अब अगर उसे आपके कोटेशन पसंद आ जाते हैं तो वो आपको ऑर्डर देगा। मान लीजिए बायर ने आपको किसी प्रोडक्ट के 1 लाख पीस बनाने का ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर आने के बाद आपको हाथों हाथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप कहीं और से भी माल बनवाते हैं तो आपको पहले नहीं बनवाना है, पहले आपको अपनी पेमेंट सिक्योर करनी है।
आपको इस बात की गारंटी लेनी है कि वो बायर आपको पेमेंट कर देगा। इसके लिए वो बायर अपनी कंट्री के बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा कर आपको देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट आने के बाद अब प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्शन करवाने के लिए आपको फंड इकट्ठा करना है। इसके लिए आप ऑनर्स फंड का भी यूज़ कर सकते हो या ब्रॉड फंड का भी यूज़ कर सकते हो। अब मान लो आपने पूरा माल तैयार कर दिया है और आपने उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करवा लिया है। अब आपको शिपिंग से पहले अपने बायर से बात करनी है और उससे ये फाइनल करना है कि कहाँ से कहाँ तक के कौन से खर्चे किसके होंगे। हो सकता है कि बायर आपसे बोले कि आप माल तैयार करके रख दो, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मैं अपने खर्चे पर माल मंगवा लूँगा। हो सकता है कि वो आपसे बोले कि आप इंडिया के पोर्ट तक माल भिजवा दो, वहाँ से मैं ले आऊँगा। और या वो आपसे बोले कि आप मेरी कंट्री के पोर्ट तक माल भिजवा दो, यहाँ से मैं खुद ले जाऊँगा। ये सब फाइनल करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर इंकोटर्म्स डिसाइड करनी होगी। इंकोटर्म्स लीगल फॉर्मेट में ये क्लियर करता है कि अगर कोई माल यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कहाँ से कहाँ तक के खर्चे और रिस्क एक्सपोर्टर के हैं और बाकी के बचे हुए खर्चे और रिस्क बायर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। खर्चों का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, शिपिंग रिजर्वेशन कॉस्ट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह वगैरह। और रिस्क का मतलब हो गया कि अगर यहाँ से यहाँ तक रास्ते में कहीं सामान टूट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या जहाज़ डूब जाता है या कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो ये नुकसान कौन झेलेगा, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर। इसलिए इंकोटर्म्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब फाइनल होने के बाद अब आपको एक CHA हायर करना है। CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 90% से ज़्यादा काम यही लोग संभालते हैं, या आप यूँ भी मान सकते हैं कि इनके बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन करवाना, शिपिंग रिजर्वेशन करवाना, एक्साइज ड्यूटी क्लियर करवाना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस करवाना और गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट देती है उसके लिए क्लेम करना, ये सारे काम आपका CHA संभालता है। जब आपका कंसाइनमेंट पोर्ट पर पहुंच जाएगा तब आपको एक मेट रिसिप्ट मिलेगी जो कि ये बताती है कि इस आदमी ने इस तारीख को इतनी बजे ये सामान यहाँ रखवा दिया है। और इसी के साथ आपको एक बिल ऑफ लैंडिंग भी मिलेगा। जब कंसाइनमेंट बायर की कंट्री के पोर्ट पर पहुंचेगा तब ये बिल ऑफ लैंडिंग दिखाने के बाद ही वो वहाँ से माल छुड़वा पाएगा। इसलिए आपको बिल ऑफ लैंडिंग पहले नहीं भेजना है, पहले आपको उसे एक इनवॉइस भेजना है जिसमें लिखा होगा कि ये सामान यहाँ से भेज दिया गया है, इसकी ये कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की ये कॉस्ट है, इंश्योरेंस की ये कॉस्ट है, बाकी सारे ये इतने इतने खर्चे हैं, आपको टोटल इतनी पेमेंट करनी है। अब यहाँ पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट, मतलब वो आपको हैंड टू हैंड पेमेंट कर देगा और आप उसे बिल ऑफ लैंडिंग भेज दोगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, मतलब वो आपको पेमेंट नहीं देगा, वो आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर देगा जिससे ये क्लियर होगा कि मैं इस आदमी को इस तारीख को इतनी पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद आप उसे बिल ऑफ लैंडिंग भेज सकते हैं। जब कंसाइनमेंट बायर की कंट्री के पोर्ट पर पहुंचेगा तब वो ये बिल ऑफ लैंडिंग दिखाकर कस्टम क्लियरेंस करवाकर माल छुड़वा लेगा। जब आपके अकाउंट में कंसाइनमेंट की पेमेंट आ जाएगी तब आपको गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए क्लेम करना है। इसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए और RCMC सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, इसके बिना कोई गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए क्लेम करने का काम भी आपका CHA ही कर देता है। जब आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिल जाएंगे तब आपका ये एक्सपोर्ट का साइकिल पूरा ख़त्म होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।